This news is sponsored by St. Joseph Senior Secondary School, Panapur, Kariyat, Bangra, Muzaffarpur. नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। चेहरे पर गमछा, हाथ में हथियार और निशाना बना पेट्रोल पंप फिल्मी स्टाइल में मुजफ्फरपुर में लूट की वारदात को अपराधियों ने दिया अंजाम। हाई स्कूल कैंपस में महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी, हत्या की आशंका। और मायके आकर करवाई परिवार नियोजन का ऑपरेशन, 10 दिन बाद जिंदा जल गए 2 बच्चे, इकलौता बेटा भी खत्म, रुला देगी अग्निकांड की पीड़िता रंजनी की कहानी। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। पुलिस के लाख प्रयास के बाद भी मुजफ्फरपुर में अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। अपराधियों के पैरों में गोली मारी जा रही है। इसके बावजूद अपराधी बेखौफ होकर लूट जैसी घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए पेट्रोल पंप लूट लिया। इस वारदात के बाद लोगों में दहशत है। सदर थाना क्षेत्र के खबरा स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पर गुरुवार की शाम करीब 7:30 बजे बाइक सवार 3 अपराधी पहुंचे। पहले नोजल मैन सुभाष को अपनी बातों में उलझाया। इसी बीच एक अपराधी कैश रूम में घुस गया। उसके बाद नोजल मैन सुभाष को भी कैश रूम में ले गए। पंप मैनेजर राजेश से गल्ला की चाबी मांगा। राजेश चाबी दे दिया। इसके बाद गल्ला खोलकर उसमें रखे पैसे निकाल लिया। साथ ही दोनों के पॉकेट से भी कैश निकाल लिया। अपराधियों ने कुल 1.5 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी की तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपराधियों का हौसला कितना बुलंद है। यह तस्वीर देख ऐसा लग रहा है कि मानो पुलिस का इकबाल ही खत्म हो गया हो। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों अपराधी 4 लेन की तरफ फरार हो गए। उसके बाद मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना पर सदर पुलिस के साथ डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा मौके वारदात पे पहुंची और मामले की छानबीन की। फिलहाल अपराधियों की भागने की दिशा में पुलिस की कई टीम छापेमारी कर रही है। जानकारी हो कि पिछले दिनों इसी रोड में फ्लिपकार्ट के गोदाम में लूटपाट के दौरान एक डिलीवरी बॉय की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पंप पे 3 आदमी तेल लेने आया था। एक आदमी अंदर गया और 2 आदमी नोजल पे था, तेल ले रहा था। उसके बाद तेल लिया नहीं, जैसे कि दोनों हमको बोला अंदर चलो। उसके बाद अंदर छीन छोड़ करने लगा। काउंटर से भी पैसा लिया, मेरे पॉकेट से भी पैसा ले लिया। कितना पैसा ले लिया? जितना नोजल चला उतना अंदाज नहीं है, फिर भी 10-20 हजार रुपया तो होगा मेरे पॉकेट में। पॉकेट? हाँ। क्या काउंटर से कितना ले लिया? काउंटर भी अंदाज नहीं उतना। आप बाहर से कि अंदर से जब वो सब आया है? हम यहाँ पे बैठे हुए थे अंदर में। क्या बोल क्या रहा था? बोल नहीं रहा था, जैसे कि अंदर ले गया, मारने उड़ने लगा, बोला पैसा लाओ, छीनने उड़ने लगा। कौन भाषा? कैसन बात? भोजपुरी बोल रहा था कि हिंदी? उतना डर में हमको उतना। हथियार था सब? हाँ, हथियार था। 2 के हाथ में तो देखे थे, तीसरा के हाथ में गोली भी चलाया नहीं। बोला कि देगा कि मार दे गोली, तो इसलिए हम डर के मारे देना पड़ गया। और क्या? उस टाइम अंदर में कितना स्टाफ था? 2 ही थे, एक हम एक मैनेजर के पास। आपको बाहर से मतलब अंदर लिया? हाँ, अंदर ले गया। मैनेजर पहले से अंदर जी। किधर के रास्ता भागा है सर? जी, इधर होते हुए। क्या नाम? खबड़ा में इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप है, जिसपे एक राइडर बाइक पे 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा इस पेट्रोल पंप पे लूट किया गया है। लगभग इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 1 से 1.5 लाख रुपए के लूट हुई है। तीनों अपराध को हुलिया सीसीटीवी से कर लिया गया है और हम सब सीसीटीवी चेक कर रहे हैं और आगे की छापामारी कर रहे हैं और इस पे सब जगह चेकिंग लगाए हुए हैं। फायरिंग वगैरह भी किया गया? फायरिंग नहीं हुई है। कितने की लूट हुई होगी?
अभी इनका अप्रॉक्स राशि नहीं बता पाया, लेकिन अप्रॉक्स बता रहे हैं 1 से 1.5 के बीच का राशि है। ये अपराधी हथियार भी थे, अपराधी के पास हथियार थे, 2 अपराधी के पास हथियार थे। नकाबपोश थे या फिर नकाब लगाए हुए थे। एक व्यक्ति जो व्हाइट कलर का शर्ट पहने हुआ था, वो सफेद कलर का गमछा लगाए हुए था, और एक व्यक्ति जो नेवी कलर का मैरून कलर का हाफ टी शर्ट पहने हुए थे, वो भी व्हाइट कलर का गमछा लपेटे हुए थे, और एक ब्लू कलर का शर्ट पहने हुए थे, वो ब्लैक कलर का मास्क लगाए हुए थे। राइडर बाइक थी इन लोगों के पास। किधर गए हैं वो, किस दिशा की? अब इनके द्वारा जैसा बताया गया सीसीटीवी देखने से इधर फोरलेन की तरफ निकले हैं। आगे का भी सीसीटीवी दिखाया जा रहा है, जैसे मंगलम उलम का भी सीसीटीवी हम चेक कर रहे हैं रूट का आगे का। मुजफ्फरपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब हाई स्कूल के कैंपस में एक महिला का शव पाया गया। महिला का शव मिलने की सूचना पर भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। घटना कुढ़नी प्रखंड के तुर्की थाना क्षेत्र के लदौरा हाई स्कूल कैंपस की है। मृत महिला की पहचान नहीं हो सकी है। उसकी उम्र करीबन 45 साल की बताई जा रही है। वह साड़ी और ब्लाउज पहने हुई है। मृतिका के गले पर जख्म के निशान मिले हैं, जिससे आशंका जताई जा रही है कि दूसरे जगहों पर उसकी हत्या कर उसके शव को स्कूल कैंपस में ठिकाना लगाया गया है। सूचना पर तुर्की थानेदार कुमार प्रमोद मौके पर पहुंचे। छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया गया। पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से महिला की पहचान करने में जुट गई है। एक लेडीज थी, अज्ञात शव है, जो स्कूल के बाथरूम का जो गेट है उसी के आसपास में रखा हुआ था। जो ग्रामीण के द्वारा जानकारी हुआ कि स्कूल में ऐसे है, तो आज गुड फ्राइडे का स्कूल बंद था, तो ये लगभग 4 बजे के आसपास में ये जानकारी हुआ। तो हम लोग आए यहाँ पे, देखे कि एक लेडीज है जो 40 साल या 45 साल के लगभग एज की होगी, आपत्ति की स्थिति में थी, समझे। और उनका जब प्रशासन भी मौजूद था वहाँ पे, जब हम लोग आए तो यहाँ पे, तो अभी प्रशासन के द्वारा उन लाश को SKMCH में ले गया है, और उसके अब पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन कह रहा है कि सुसाइड किया है। नहीं, ऐसा नहीं, बाहर से लाके यहाँ रखा गया है। सुसाइड करके लाके रखा हो या जिस तरह से लाके हो, बाकी बाहर से लाके यहाँ रखा गया है। स्कूल में सुसाइड नहीं किया गया है। जिस परिस्थिति में महिला का शव था, क्या या आशंका हो सकती है कि उसके साथ दुष्कर्म हो सकता है? अब तो उसका ये मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या है नहीं है। देखने से क्या प्रतीत हुआ है? उसका फांसी लगा के, पहला प्रतीत तो यही है, प्रशासन के द्वारा बताया कि फांसी लगा के मारा गया। बाकी क्या है प्रशासन के सामने आपकी ओर से आप क्या देखते हो वहाँ? हम भी वही देखे हैं, जो गला में उनके दाग है, बस। उसके बाद लेडीज है तो दुष्कर्म की आशंका भी है। अभी जो है महिला का लाश जो है इसको देखने में प्रतीत होता है कि गर्दन में जो है लगता है कि जो है फांसी लगा कर महिला की मृत्यु है, और इसको जो है साफ छुपाने के नियत से क्या कोई पहचान हुई कहाँ की? पहचानने में पहचान की कोई दुष्कर्म का मामला भी लगा है? ऐसा कुछ प्रतीत नहीं है। कोई दुष्कर्म का मामला नहीं? गर्दन में निशान है। मुजफ्फरपुर सकरा प्रखंड के बरियारपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मनी गांव में महादलित टोला में लगी आग की तपीस तो कम गई, लेकिन इस भीषण घटना में जान गंवाए 4 मासूमों के परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जिस दर्द की आग की तपीस कम होने में शायद कई साल लग जाएंगे, ऐसी ही कहानी है रंजनी और मनोज की। रामपुर मनी के रहने वाले लक्ष्मण पासवान की बेटी रंजनी की शादी 10 साल पहले शेरपुर शंकर दास के मनोज पासवान से हुई थी। दोनों के 4 बच्चे हुए। पहली बेटी 7 साल की ब्यूटी, 6 साल का बेटा विपुल, और फिर 2 बेटियां। 3 बेटी और 1 बेटा के बाद रंजनी और मनोज ने परिवार नियोजन कराने की सोची। इसके बाद रंजनी अपने मायके रामपुर मनी आए। 5 अप्रैल को रंजनी ने ऑपरेशन कराया, लेकिन ऑपरेशन के महज 10 दिन के बाद रंजनी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। 16 अप्रैल को रामपुर मनी गांव में गैस रिसाव से आग लगी। फिर देखते ही देखते पूरा मोहल्ला आग की चपेट में आ गया। रंजनी अपने 2 बच्चों को लेकर बाहर निकली। उसके 2 बच्चे ब्यूटी और विपुल भी भागने लगे, लेकिन आग की लपेटों में घिर गए और फिर दोनों उसी में झुलसकर मर गए। इधर रंजनी 2 मासूम बेटियों को सुरक्षित रख ब्यूटी और विपुल को ढूंढने लगी, लेकिन कुछ देर बाद सिर्फ दोनों की झुलसी हुई लाश मिली। अब रंजनी का रो रो कर बुरा हाल है। रंजनी बताती है कि अब तो मेरा वंश ही खत्म हो गया, ऑपरेशन भी हो गया और इकलौता बेटा भी चला गया। रंजनी के दर्द को देखकर हर किसी की आंखें नम है। मोहल्ले में 4 मासूमों की मौत हुई है। दर्जनों घर जलकर राख हो गए। भले ही सरकार की तरफ से सहायता राशि दी गई, नेताओं के द्वारा राहत दी जा रही है,
लेकिन ब्यूटी, विपुल और अन्य 2 मासूम बच्चे सृष्टि और अंशिका के माँ बाप के दर्द को कम करना शायद संभव नहीं। ऑपरेशन कराने के लिए। किस चीज का ऑपरेशन करवाया? छोटा बच्चा बंद होने के लिए। मतलब परिवार नियोजन वाला हाँ, ऑपरेशन जब बंद हो जाएगा बच्चा। कब करवाए थे? 5 तारीख के। 5 तारीख को यहीं आके हाँ, करवाए थे? ये 5 तारीख के ऑपरेशन करवा लिए। कितने बच्चे थे आपके? 4 बच्चे था। कितनी बेटी और कितने बेटे? 3 बेटी 1 लड़का था। अच्छा, और ऑपरेशन करवा के यहीं पर रुके हुए थे? हाँ। तो फिर क्या हुआ? ये हुआ क्या घटना, जे लाइन से तार से बिजली वाला से घर जल गया। मेरा पहले चाचा जी में लग गया। उसके बाद मेरा घर मम्मी पापा के पकड़ लिया। मैं 2 बच्चा के निकाल के फेंक दिए इधर। 2 बच्चा मेरा सब बोला कि तुम्हारा बच्चा उधर है, उधर है, उधर है। मुद्रे में रह गया। मैं फिर भी हम बच्चा के घर में नहीं गए देखने। मेरा दोनों बच्चा सती बन के मर गया गेट के सामने। 3 बच्चा मरा है सती बन के। एक भतीजी है अपना, वो चला गया। मेरा बच्चा सती बनल है तीनों, चला गया। लग गया, हमको पता नहीं चला अभी तक ला कोई अति नहीं सुनवाई का। बेटा और एक बेटी मरी है आपकी? हाँ, हमको एक को क्या बेटा क्या नाम नहीं। था दोनों का? एगो के ब्यूटी 7 साल के लड़की ब्यूटी था, 6 साल के बेटा था विपुल, और 2 बेटी है, 1 महीना की 2.5 साल की। पापा का नाम क्या हुआ आपका? पापा का नाम लक्ष्मण पासवान। ससुराल क्या हुआ आपका? ससुराल शेरपुर। मतलब अब आपका कोई बेटा नहीं है? ना, कोई बेटा नहीं। आपने परिवार नियोजन करा लिया? अब मेरा वंश नहीं है, खत्म हो गया। कोई नहीं, मेरा वंश खत्म गुजर 2 बेटी है सिर्फ? 2 बेटी है। पति का नाम क्या है आपके बच्चों के साथ? यहाँ प्रिया था जो बिजली वाला लाइन से ही सब शॉर्ट हुआ वो, और उसे घर ही सब 35-40 घर ऐसे यहाँ पर जल गया। आपके कितने बच्चे की मौत हुई? 2 बच्चे की। अपना बच्चा 2। यहाँ पर जो है मतलब क्यों आए थे बच्चे नानी के यहाँ? ऑपरेशन कराने आए। मतलब आपकी पत्नी ऑपरेशन करवाने आई जी थी? मतलब 4 बच्चे हो गए थे तो सोचे कि अब ऑपरेशन करवा लें। जी। इस हादसे में 2 बच्चे आपके चले गए? हाँ, 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी। एक बेटा और एक बेटी चले गए। क्या क्या नाम था दोनों? क्या नाम था दोनों का? एक ब्यूटी एक विपुल। एक विपुल। 3 बेटी और एक बेटा था? हाँ। एक बेटा एक बेटी की मौत हो गई। जी। अब 2 बच्चे हैं? हाँ, 2। मुजफ्फरपुर के भगवानपुर फ्लाईओवर के नीचे सालों से स्थिति जर्जर बनी हुई है। यहाँ लोगों का चलना बेहाल हो गया है। बरसात भी धीरे धीरे देखने को मिल रही है। ऐसे में जर्जर रोड दुर्घटना का कारण बन रहा है। लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र हनुमान जी के मंदिर से शुरू होते ही अंतिम छोर तक सड़क बेहाल स्थिति में है। लोग पैदल जाने से कतराते हैं। 2 पहिया और मोटरसाइकिल चालक रास्ता बदलकर जाने को मजबूर है। फ्लाईओवर के नीचे बनी हनुमान मंदिर को ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है। ऐसे में बगल की रोड पर ही बरसात का बदबूदार पानी जमा रहता है और कचरा डंप होने से भी लोग इस तरफ से जाने से कतराते हैं। स्थानीय ठाकुर दिव्य प्रकाश बताते हैं कि सालों भर मंदिर के बगल में पानी लगा रहता है। हम लोगों को बहुत ही बदबू से गुजरना पड़ता है। चुने हुए जनप्रतिनिधियों पर भी उन्होंने अपना आक्रोश जताया। फूल विक्रेता उदय शंकर वाजपेयी ने बताया कि 40 सालों से हम दुकान लगा रहे हैं। पहले इस तरह की स्थिति नहीं थी, लेकिन 5 सालों से स्थिति बदहाल है। बरसात के समय तो ग्राहक आते ही नहीं है। 40 साल से दुकान लगा रहे हैं। 40 साल से पानी इधर जमा रहता है? पहले नहीं लगता था, ये पानी आपको 2-4-5 साल से लगने लगा है। ये आईजी कॉलोनी का जो मुंह है उस जगह पर पतला नाला है, उस जगह पर जो है ना, और होम पाइप भी गया हुआ है, बड़ा पानी का पाइप भी गया हुआ है, उससे नाला पूरा जाम है। उस जगह आगे भारती तिवारी के जो जगह है उधर हॉस्पिटल के सामने पूरा नाला भरा हुआ है। तो पानी आगे साफ होगी तभी ना इधर का पानी निकलेगा। मंदिर है, आस्था का केंद्र है, इसमें पानी लग जाता है यहाँ। जी जी। और इसके लिए नाला आपको कोई जाम नहीं है। इधर जो नाला है आईजी कॉलोनी को उस पट्टी से जाम है। इधर बीच में तोड़ के बनाया है, बनाने के बाद सपोर्ट ढकना डाल दिया गया है और पानी इधर कोई डिस्टर्ब है जो है आईजी कॉलोनी के मुँह के उधर। आप लोग का दुकान लगता है, लोग आते हैं खरीदने? नहीं, गाँव कहाँ आ रहे हैं, पानी अलग जाने के बाद साफ गाँव की नहीं आते। नहीं आता। 4-5 साल से दिक्कत है। हाँ। चुनावी वर्ष है, नगर निगम के क्षेत्र में आता है। स्थानीय नगर विधायक का नगर निगम में प्रभाव वर्षों पुराना रहा हुआ है और नगर विधायक इन दिनों कचरा में गुजरते के दौरान गेंदा का फूल की माला पहन लेते हैं
ताकि बदबू ना आए। उनको ज़रूरी है कि इस जगह आना चाहिए। मुस्लिम वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए ईद के दौरान, पर्व त्योहारों के दौरान अति सक्रिय हो जाने वाले विधायक जी को हिंदू धर्म के मानने वालों के आस्था का केंद्र ये हनुमान मंदिर है। यहाँ पे घर से अगर आप शुद्ध होके भी आते हैं तो आपको इस जमा काला पानी से गुजरने के दौरान बहुत ज्यादा बदबू से गुजरना पड़ता है, अशुद्ध हो जाते हैं। कितने सालों से ये दिक्कत होगा तभी पानी? ये वर्षों से बना हुआ है, ये 9-10 साल से है ऐसा मामला, और इस पे देखने वाला कोई नहीं। स्थानीय जनप्रतिनिधि, वार्ड मेंबर, ये लोग भी कुछ नहीं कर पाते हैं, और ये अपेक्षित जगह है एक तरह से। इस पे लोग पैदल अगर जाना चाहेंगे तो मंदिर तक नहीं पहुंच सकते? नहीं, पैदल आप नहीं पहुंच सकते हैं। पैदल के लिए फिर आपको पैर हाथ धो के शुद्ध होना पड़ेगा। मतलब तकनीकी तौर पे जो पूजा का तकनीकी तौर देखते हैं उसमें आप शुद्ध होके ही आप भगवान के पास जा सकते हैं। दूसरा कोई पथ नहीं है। रेलवे ने उधर से सभी रास्तों को बंद कर दिया हुआ है दीवार लगा के। तो स्थानीय जनप्रतिनिधि और चुने हुए विधायक जी से आग्रह है कि इसको जल्द से जल्द सही करवाएं, ताकि लोगों की आस्था का केंद्र हनुमान मंदिर, यहाँ जाने में लोग शुद्ध होके जाएं, शुद्ध रूप में जा सके। दुकानें भी है यहाँ पर आसपास? जी, स्थानीय दुकानदार भी परेशान है, सब लोग परेशान है इस चीज से। किसी को कोई शुद्ध लेने वाला कोई नहीं है। पुल के नीचे होने की वजह से पूरी तरह से बरसात में तो जर्जर स्थिति हो जाता है। एक दिन के बरसात की ये स्थिति है, तो ज्यादा बरसात होने की स्थिति में तो घुटना भर पानी रहता है यहाँ। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and John Chhapra also. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने महिलाओं को लुभाने के लिए संवाद कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के 2 करोड़ महिलाओं से संवाद कर उनके हिसाब से योजना तैयार करेगी। इसकी शुरुआत शुक्रवार यानी 18 अप्रैल से कर दी गई है। मुजफ्फरपुर में पहले दिन मुशर्री प्रखंड अंतर्गत पताही में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जीविका एवं अन्य महिलाओं से योजना से संबंधित राय इकट्ठा कर सरकार को ऑनलाइन के माध्यम से वेबसाइट पर अपलोड कर जानकारी दी जाएगी। इसी के अनुसार महिलाओं के हितों को देखते हुए योजना तैयार की जाएगी। गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर के 3507 ग्राम संगठनों में महिला संवाद होगा। इस दौरान सभी प्रखंडों में प्रचार रथ घूमेंगे, जिस पर महिलाओं से जुड़ी हुई योजनाओं की जानकारी LED स्क्रीन के माध्यम से दी जाएगी। करीब 2 घंटे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई तरह की वीडियो दिखाई जाएगी। इसके साथ ही महिलाएं बिहार में अपनी योजनाओं को लेकर अपनी आवाज बुलंद करेगी। 29 प्रचार गाड़ियों के माध्यम से प्रतिदिन 58 ग्राम संगठनों में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि महिला संवाद के माध्यम से सरकार से जो उनकी आकांक्षा इच्छा है उन तथ्यों को अंकित किया जाएगा। इस संबंध में जो डाटा इकट्ठा करके भेजा जाएगा, सरकार उस आधार पर निर्णय लेगी। आज महिला संवाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और आप लोगों ने देखा है कि जो महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, बहुत सारी बच्चियाँ भी हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की जीविका की दीदियाँ हैं, और जो उत्साह है ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। आज पहला दिन है और जिस तरह से राज्य सरकार का प्रयास है और लगातार हम लोगों का भी प्रयास है कि कैसे महिलाओं को बढ़ चढ़ करके विभिन्न सरकार की स्कीम्स का लाभ दें, और जो कुछ योजनाएं हैं जिनमें किसी तरह की ट्विकिंग की आवश्यकता है या किसी तरह के और भी उसको बेहतर करने की आवश्यकता है, उस संबंध में जो महिलाओं के बहुमूल्य सुझाव आएंगे उनको भी हम लोग जो है आत्मसात करेंगे। सभी की जो है प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग होगी, ऑनलाइन एंट्री होगी और उसके आधार पर फिर जो है संबंधित विभाग निर्णय लेगा।
तो ये कार्यक्रम अगले कुछ दिनों तक सारे ग्राम संगठनों में चलेगा। इसमें हम लोगों ने पदाधिकारियों और कर्मियों को लगाया है। इसमें जो है राज्य स्तर से आप देख रहे हैं कि टीम भी आई हुई है जो विभिन्न स्कीम्स के बारे में बताएगी और जो बहुमूल्य सुझाव होंगे उनको प्राप्त करके हम लोग उसको अभिलिखित करेंगे और फिर ऑनलाइन उसको करने के बाद उस पर उचित स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। तो इस कार्यक्रम को के सफलता की मैं कामना करता हूं, सभी को शुभकामना देता हूं और बहुत बेहतर वातावरण में इसको हम लोग संपन्न करें। उत्तर बिहार वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की ओर से 22 से 26 मई तक चौथा उद्योग मेला आयोजित होगा। इसकी तैयारियों के लिए परिषद के अध्यक्ष श्याम सुंदर भीमसेरिया की अध्यक्षता में जवाहरलाल रोड स्थित कार्यालय में बैठक हुई। उन्होंने कहा कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सहयोग से परिषद के शुभकरण केडिया सभागार में आत्मनिर्भर उद्योग मेला आयोजित होगा। 60 स्टॉल व्यवसायियों, उद्यमियों व कारीगरों को आवंटित किया जाएगा। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर स्टॉल मिलेगा। इस उद्योग मेले में प्रतिभागी अपने उत्पाद को जन जन तक सुगमता के साथ पहुंचा सकते हैं। मेले में राज्य सरकार, केंद्र सरकार व बैंकों की ओर से चलाई जा रही नवीनतम योजनाओं की भी जानकारी दी जाएगी। कुम्हार व लठी कारीगर अपना लाइव डेमो देंगे। लजीज व्यंजन के अलावा मिथिला पेंटिंग, लीची प्रोडक्ट्स व सूजनी आर्ट मेला को यादगार बनाएंगे। मौके पर महामंत्री प्रमोद कुमार जाजोदिया, सज्जन शर्मा, अंकित हिसारिया, रवि मोटानी, प्रिंसू मोदी, राजेश कुमार नाथानी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा हम लोगों ने जो 2023 में एक पहला ट्रेड फेयर लगाया था, नॉर्थ बिहार ट्रेड फेयर, वहां से जो यात्रा को प्रारंभ करते हुए ये चौथा एक्सपो हम लोग लगाने जा रहे हैं, जो माह मई में 22 मई से 26 मई तक नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के परिसर में ही हम लोग लगाने का योजना बना चुके हैं। इसकी स्वीकृति भी भारत सरकार के एमएसएमई डिपार्टमेंट के द्वारा हम लोगों को प्राप्त हो जा चुकी है और स्वीकृति मिलने के बाद हम लोग आज अपने लोग मिल के बैठे हैं इस बात की चर्चा के लिए। यही हम लोगों का आयोजन है। इस आयोजन में एक विशेषता हम लोगों के मेला के जो नामाकरण का रहता है कि इस बार के मेले का नामाकरण जो हम लोगों ने किया है आत्मनिर्भर उद्योग मेला। यह जो हम लोगों ने नॉर्थ बिहार ट्रेड फेयर से यात्रा शुरू करने के बाद जो दूसरा मेला हम लोगों ने लगाया था, उस मेले के नाम से भी यह संदेश देने का हम लोगों ने काम किया था कि उसका नाम हम लोगों ने रखा था स्वावलंबी उद्योग मेला। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं हम लोग समाज को एक संदेश देने का काम कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने जो मुजफ्फरपुर क्लब में जो पिछले वर्ष सितंबर माह में किया था, उस मेले का भी नाम हम लोगों ने जो रखा था वो स्वयं सिद्धा, अपने आप को सेल्फ प्रूव्ड करना। और इस बार आके हम लोग आत्मनिर्भर पर आके टिके हैं। आत्मनिर्भर उद्योग मेला हम लोग मई माह में लगाने जा रहे हैं। देखिए, इसमें हम लोगों का पहला प्रयास होगा कि आधी आबादी जो मात्र शक्ति है उसको अधिक से अधिक बढ़ावा देना। यह नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स का पहले से भी उद्देश्य रहा है और उस उद्देश्य की पूर्ति इस बार के मेले में भी हम लोगों की करने की पूरी योजना है कि हम लोग महिलाओं की पार्टिसिपेशन अधिक से अधिक हो। उसके अलावा इस बार, पिछली बार भी हम लोगों ने कुम्हार समाज का भी हम लोगों ने 1-2 स्टॉल लगवाया था जो लाइव हम लोगों ने दिखलाने का काम किया था। इस बार भी हम लोगों की योजना है कि उस तरीके का स्टॉल एक हम लोग लगवाएंगे। पिछली बार भी हम लोगों ने लहठी उद्योग, जो मुजफ्फरपुर का एक मैंने विशेष दर्जा प्राप्त है लहठी उद्योग को, तो हर मेले में एक लहठी का जरूर स्टॉल रहता ही रहा है। इस बार भी निश्चित रूप से लहठी उद्योग के लोग हमारे मेले में आएंगे। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में जो नारायणपुर, इसमें बेला इंडस्ट्रियल एस्टेट में जो टेक्सटाइल क्लस्टर है, बैग क्लस्टर है, वहां के उद्यमियों को, जिन लोगों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत अपना काम शुरू किया है, वैसे लोगों का पार्टिसिपेशन भी अधिक से अधिक हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन और ऑफिसर फेडरेशन की संयुक्त कार्यकारिणी बैठक होटल गायत्री पैलेस मुजफ्फरपुर में
प्रदीप कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में हुई। प्रदीप मिश्रा ने बताया कि भारत सरकार की एक राज्य एक ग्रामीण बैंक नीति के तहत 1 मई 2025 से उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय होकर बिहार ग्रामीण बैंक बनेगा। नए बैंक की 2100 शाखाएं और 7500 से अधिक कर्मचारी होंगे जो पूरे बिहार में कार्य करेंगे। बैठक में AIBEA के संस्थापक HL परवाना की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि भी दी गई। जो है हमारा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन एवं उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक ऑफिसर फेडरेशन के संयुक्त कार्यकारिणी समिति की विस्तारित बैठक हो रही है और हमें इस बात का गर्व है कि आज के बैठक में 100% हमारे मेंबरशिप 18 जिला से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह जो है आप लोगों को जानकारी होगी कि 1 मई को यह उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक नाम का चीज़ समाप्त हो जाएगा। 1 मई 2025 से नया ग्रामीण बैंक यानी बिहार राज्य ग्रामीण बैंक के रूप में काम करना शुरू करेगा और यह बिहार राज्य ग्रामीण बैंक जो के रूप में काम करना शुरू करेगा। इसी के लिए हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में जो हमारा फेडरेशन है दोनों आपस में विलय करेंगे और इसके लिए हमने 5-5 सदस्यों की एक कोर कमेटी बनाई है। जो कोर कमेटी दोनों जगह के दक्षिण बिहार और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के नेताओं की कोर कमेटी आपस में बैठक कर अगली प्रारूप रेखा तैयार करेंगे और फिर हमारा जो आम सभा होगा, जो आज तक हमको इस बात का गर्व था, कभी कभी मलाल भी होता है कि मुजफ्फरपुर हमारा हेडक्वार्टर था, आज वह हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर नहीं रहेगा, अब पटना हो जाएगा। लेकिन सरकार की नीति के सामने तो किसी की चलती नहीं, अब हमारा हेडक्वार्टर पटना होगा, इसीलिए अगला कॉन्फ्रेंस जो है हमारा अब वह पटना में ही होगा। अब है क्या, दोनों ग्रामीण बैंक को मिला करके जो बिहार ग्रामीण बैंक होगा उसके शाखाओं की संख्या 2079 हो रही है, यानी लगभग 2100। अभी वर्तमान में कितना नहीं, दोनों मिला करके बोल रहे हैं ना। जैसे यहाँ पर यहाँ की संख्या है 1020 और वहाँ है 1078, यानी दोनों मिला करके 2098 हो रहा है। ठीक है, और दोनों के यहाँ के स्टाफ की संख्या मिला करके 7500 से ऊपर हो रही है, जो बिहार के किसी भी कॉमर्शियल बैंक में इतनी स्टाफ की संख्या नहीं है। बिहार के किसी भी कॉमर्शियल बैंक में इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है जो नेटवर्क बिहार ग्रामीण बैंक का होने जा रहा है। इससे स्टाफ को आने वाले दिनों में जो लाभ मिले ना मिले उसकी बात तो मैं अभी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, यहाँ की जनता को, बिहार की जनता को, खास करके ग्रामीण क्षेत्र की जनता को उनके साख आवश्यकताओं को पूर्ति करने में अग्रणी भूमिका निभाएगा। अभी भी निभा रहा था। अब जो है वहाँ का जो है अधिक जमा का निवेश जो है वैसे क्षेत्रों में होगा जहाँ जमा नहीं है लेकिन लोन लेने वालों की संख्या है। और ऐसा नहीं है कि सभी लोन लेने वाले गलत ही होते हैं। यह जो लोग हम बराबर अपने बैठक में कहता हूँ कि सारे लोन लेने वाले गड़बड़ नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। समाज में तो सब तरह के लोग हैं, लेकिन अधिकांश लोग ग्रामीण बैंकों से ऋण प्राप्त कर, हमने देखा है कि जिस जमाने में 83 में हमने जिस आदमी को 10,000 रुपया का ऋण दिया था, आज वह आदमी 5 करोड़ से ऊपर का मालिक बन गया है। इससे इस बैठक का उद्देश्य यही था कि जो आपस में जो बैंकों का अमलगामेशन हो रहा है उसमें हमारी भूमिका बढ़ चढ़ के होनी चाहिए, ताकि यहाँ के स्टाफ के ऊपर किसी भी प्रकार का संकट अगर आवे तो हम सारे साथी खड़ा रहे। यीशु ने पहली वाणी में कहा था कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दूसरी वाणी, आज तू मेरे साथ होगा।
तीसरी वाणी, हे नारी देख तेरा पुत्र है। चौथी वाणी, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवी वाणी, मैं प्यासा हूँ। छठी वाणी, पूरा हुआ। एवं सातवीं वाणी, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। गुड फ्राइडे पर शहर के गिरजाघरों में प्रभु यीशु मसीह की 7 वाणी पाठ के दौरान कही गई। ईसाई समुदाय के लोगों ने चर्च में प्रार्थना कर यीशु के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। गौशाला रोड स्थित जैक्सन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में फादर जगदीश मसीह ने यीशु क्रूस की 7 वाणी सुनाई। यीशु की 7 वाणी के साथ फादर ने उसकी गहराइयों से भी लोगों को अवगत कराया। जैक्सन मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च समस्त परिवार के तरफ से आप सबों को गुड फ्राइडे की शुभकामनाएं। मेरे अजीजों, ये गुड फ्राइडे जो हम मनाते हैं, ये नाम में ही गुड फ्राइडे है, क्योंकि जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार में आकर के हमारे पापों को अपने ऊपर लाद करके हमारे लिए बलिदान हो गया। और हाँ मेरे अजीजों, वो सूली की मृत्यु, क्रूस की मृत्यु सह ली और उसके पश्चात उसने हमारे जीवन को बदल दिया। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहन, मैं सबको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह संसार में आया और इस संसार के एक एक लोगों के लिए अपने प्राण को दिए हैं। उनके हर एक पापों को, उनकी हर एक गलतियों को, उनके हर एक कमजोरियों को माफ किया है। मेरे अजीजों, इस गुड फ्राइडे मनाने के माध्यम से हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि धरती के ऊपर और आसमान के नीचे प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि वो बलिदान किया जाए, वो नष्ट किया जाए और परमेश्वर का वचन, परमेश्वर हमें अपने प्रेम के द्वारा बचा ले। मेरे अजीजों, ये गुड फ्राइडे इस बात का प्रतीक है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा सहारा है। प्रभु यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल, पानापुर, करियत, बंगरा, मुजफ्फरपुर, affiliated to CBSE 10+2. Co-education. The school maintains a very efficient team of teachers equipped with physics, chemistry, biology, maths and computer lab. Career-oriented classes through counseling from Standard 6. Skill development through yoga, dance and music. Route-wise vehicle facilities available. Separate hostel facilities for boys and girls. School is always ahead in participating cultural, literacy and other similar activities both at city and state level. Our result in boards, IIT, PMT show our effort. Registration for admission is going on. Registration forms available on Lenin Chowk and Jalan Chhapra also.